यस, एनिमल हस्बेंड्री इज रिलेटेड टू द एनिमल्स, ठीक है, एनिमल फूड को कैसे एनहांस करेंगे, और साथ में सिंगल सेल प्रोटीन, चार को दो में डिवाइड कर दो, टू पार्ट्स के अंदर, एनिमल हस्बेंड्री और सिंगल सेल प्रोटीन, ये एनिमल फूड से रिलेटेड है। प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर, ये प्लांट फूड से रिलेटेड है। ये चैप्टर यही कहता है ना कि हमारी कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिससे हम फूड प्रोडक्शन को एनहांस कर सकें। हमारे दो मेजर फूड है, एनिमल फूड और प्लांट फूड। एनिमल फूड को एनहांस करने के लिए हम हेल्प लेते हैं एनिमल हस्बेंड्री की और सिंगल सेल प्रोटीन्स की। प्लांट फूड को एनहांस करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग और टिश्यू कल्चर। क्लियर है यहाँ तक? एक बार मैं सिंगल सेल प्रोटीन बताकर प्लांट ब्रीडिंग पे आ रही हूँ, डिटेल हम फिर परसों ही करेंगे, इसको फिर से वापस सारा रिवाइज करेंगे। सिंगल सेल प्रोटीन नाम से ही मालूम पड़ता है, सिंगल सेल प्रोटीन। जब आप एक ही सेल को एज अ प्रोटीन सोर्स यूज करने लग जाओ, दिस इज नोन एज द सिंगल सेल प्रोटीन। देखो, प्लांट्स और एनिमल फूड हम जितना मर्जी बढ़ा लें, कहीं ना कहीं हमारे पास फूड की लिमिटेशन आज भी है। लोग कुछ भूखे मर रहे हैं, कुछ न्यूट्रिशन की वजह से मर रहे हैं, मतलब खा पूरा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो लिमिटेड है, हम उसको बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, रहने की जगह भी तो चाहिए। तो एक ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढा गया था न्यूट्रिशन का कि माइक्रोब्स को यूज किया जाए एज अ प्रोटीन सोर्स। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, वायरस नहीं आएंगे इसमें, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, और इनको अगर हम एज अ प्रोटीन सोर्स यूज करें, बड़ा सिंपल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिए, माइक्रोब्स लिए, ग्रो किया, ग्रो करके इनको ड्राई किया, सुखा दिया, पाउडर बना दिया और उसको कंज्यूम करना शुरू कर दिया। देखा जाए तो ये नॉनवेज में आता है, बट इसको वेजिटेरियंस भी लेते हैं, प्रोटीन सोर्स है। जिम में बहुत बार ये रेकमेंड किया जाता है, जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, वो अपने साथ स्पायरुलिना के बॉक्सेस लेके जाते हैं बड़े बड़े। सिंगल सेल प्रोटीन की खासियत क्या है कि जल्दी जल्दी ग्रो करता है और इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट कम है। यही तो हमें चाहिए कि हम मोटे ना हो लेकिन हमारे पास न्यूट्रिशन ज्यादा हो। दैट एवरीथिंग इज इन दी सिंगल सेल प्रोटीन्स। तो इसके दो बेनिफिट हैं। पहला ये कि ये रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल सब कुछ देता है हमें। दूसरा इसका एक बेनिफिट ये है कि इसको हम वेस्ट वाटर पे ग्रो कर सकते हैं, एल्गी है, गंदे पानी पे उग जाती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम वेस्ट वाटर को भी यूज कर पा रहे हैं। इस एनिमेशन को देखो एक बार। Has led to a shortage of food supplies. About 1/4 of world human population is suffering from hunger and malnutrition. The conventional agricultural produce of cereals, grains, vegetables, and fruits are not able to cater the demand of food and resources. Therefore, alternative methods of raising food items have to be evolved. One such method is single-cell protein. Single cell proteins are the dried cells of protein. मैंने बताया था आपको, ये जो मशरूम हम लोग घरों में खाते हैं एज अ वेजिटेबल, एक्चुअली देखा जाए तो दिस इज नॉट अ वेजिटेबल, ये नॉनवेज में ही आती है, बट दिस इज अ रिच सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है। इंडिया में ही बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे वेजिटेरियंस मशरूम को कंज्यूम नहीं करते। Organism which are used as protein supplement in human foods or animal feeds. For example, the blue-green algae, spirulina, and most common देखो fungi mushroom. कितना इजी है ये ऐसे पानी पे ही उगी हुई है, यहाँ से एल्गी को लेकर प्रॉपरली इसको ड्राई करते हैं, ठीक है, डिसइंफेक्ट किया जाता है कि अनवांटेड कोई बीमारी करने वाले डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म साथ में ना आ जाए। प्रॉपरली ड्राई करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, प्रॉपर इसके प्रिजर्वेटिव डालकर पैकेजिंग की जाती है, फिर इसको सेल किया जाता है और इसे कंज्यूम करना इज वेरी वेरी गुड फॉर द हेल्थ। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल, विटामिन सब कुछ है इसमें और फैट कम है। Spirulina is not only rich in proteins but also contains sufficient amounts of fats, carbohydrates, minerals, and vitamins. It is grown in starch-rich wastewater from potato processing plants, straw, molasses, animal manure, and sewage. This also reduces environmental pollution. The most common source of single-cell protein is single-celled yeasts like
Candida utilis, and filamentous fungi like Fusarium. These Graminarium. questions are asked in the competitive exams. मैंने उस दिन भी बताया था. Do remember their names. मेंशन कर लो, बुक में लिख लो. बोर्ड्स के लिए नहीं, बट मेनी टाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड अबाउट दीज ईस्ट एंड फंगस. इनके नाम भी ये किस लिए यूज होती हैं, ये फंगस है या फिर ये ईस्ट है, तो आपको इसके नाम ध्यान होने चाहिए. A number of edible fungi like mushrooms are also consumed as food by people. Single cell proteins are rich in protein and low in fat content, which is a desirable feature of human food. Almost 40 to 55% single cell protein body mass is made up of proteins. Some bacteria like Methylophilus, Methylotrophis. मैंने बताया था मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोफस से कौन सा प्रोटीन आइसोलेट किया गया था, नाम क्या था उसका? प्रोटीन. क्या नाम था? आंसर प्रोटीन. कौन बोल रहा है? किसने आंसर किया है? मैम मान्या. प्रोटीन, PRUTEEN. वेरी गुड. पहले इन्हें किस नाम से जाना जाता था सिंगल सेल प्रोटीन्स को? माइक्रोबियल प्रोटीन से. फिर इसका नाम किसने चेंज किया था? आंसर करो, किसने नाम चेंज किया था? स्टेवर्ट. नोट्स में लिखा है, रीड करो इसको. तुम पिछला रीड नहीं कर रहे हो, या ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी बहुत ज्यादा. हाँ जी, सबने अपने फोन म्यूट कर रखे हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है. सोनाक्षी, सिया, तरणवीर, शुभम, आंसर करो मुझे. दीपक, अंकुश, किसने नाम चेंज किया था? माइक्रोबियल प्रोटीन से सिंगल सेल प्रोटीन नेम किसने दिया था? कैरोल विल्सन. कैरल विल्सन ने. वेरी गुड. बाकियों को शर्म आ रही है बोलने में. अरे तुम मुझसे क्लास की तरह इंटरेक्ट किया करो कि यहाँ पे तुम पढ़ रहे हो मेरे सामने ही, और प्रॉपर आंसर किया करो उसका. And protein content. दिस वॉज अबाउट दी सिंगल सेल प्रोटीन्स. एक बार इसको फिर से आप लोग रीड कर लेना. कोई दिक्कत आती है तो मैं हूँ, रिपीट भी मैं कर दूंगी, रिवीजन में भी करवा दूंगी. स्क्रीन दिख रही है? प्लांट ब्रीडिंग. यस मैम. ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ मैं इसका. Yes, ma'am. लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज गोइंग टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट. तो मैं पहले ही तुम्हें डरा रही हूँ कि इसे ढंग से पढ़ना. थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होने वाला है. एक बारी में अगर ये समझ नहीं आता है तो मैं इसको कितनी बार भी रिपीट कर लूँ तुम्हें दिक्कत आएगी. इसमें पहले ही अलर्ट होके बैठो, समझो इसको अच्छे से. पहले एक बात बता दूं कि टिश्यू कल्चर और प्लांट ब्रीडिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू टर्म्स, टिश्यू कल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग. ठीक है, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए तुम्हें. टिश्यू कल्चर का मतलब क्या था? कल्चर करना, लेबोरेटरी कंडीशंस की हेल्प लेना. एक ही प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के बहुत सारे क्लोन्स बना दिए गए थे. सबको क्लोन्स का मतलब पता होगा. क्लोन्स बनाना, एक ही प्लांट के शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खूब सारे प्लांट्स को ग्रो कर देना इज नोन एज द टिश्यू कल्चर. फायदा सिर्फ उसका ये है कि एक प्लांट प्रोडक्शन आपने बढ़ा दी, बहुत ज्यादा ईल्ड बढ़ा दी. लेकिन प्लांट ब्रीडिंग क्या कहती है? दो प्लांट्स के बीच में ब्रीड कराओ, मेटिंग कराओ. जैसे एनिमल ब्रीडिंग होती है वैसे ही क्या होती है? प्लांट ब्रीडिंग. इसको पहले समझो, फिर मैं एनिमेशन फिर से दिखाऊंगी. प्लांट ब्रीडिंग क्या कहती है कि दो प्लांट्स का आपको डीएनए मिक्स करना है. टिश्यू कल्चर में आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था. आप एक सिंगल प्लांट लेते हो लाइक दिस, इसका कोई भी छोटा सा पार्ट आपने अलग किया, लैब में ले गए, ग्रो किया, फिर उसको जमीन में लगा दिया. मतलब एक छोटे से पार्ट से कम टाइम में आपने बहुत सारे प्लांट्स ग्रो कर दिए जो हूबहू पेरेंटल प्लांट के जैसे थे. मतलब वो क्लोन्स थे, सोमा क्लोन्स होते हैं, राइट. बट अगर आप दो प्लांट्स हैं, ये प्लांट है और एक ये प्लांट है, अगर आप इसके डीएनए को मिक्स करना चाहते हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको पसंद है,
कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आपको पसंद है एंड यू वांट कि ऐसा प्लांट उगाया जाए जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप कौन सी टेक्निक के लिए जाओगे? प्लांट ब्रीडिंग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स को लाना चाहते हो, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करना चाहते हो, तो कौन सी टेक्निक ऑप्ट करोगे? प्लांट ब्रीडिंग। और अगर आप कम टाइम में एक ही प्लांट से वैसे वैसे सेम प्लांट्स बनाना चाहते हो, तो आप कौन सी टेक्निक को ऑप्ट करोगे? दैट इज द टिश्यू कल्चर। पहली बात ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में, दोनों प्लांट से रिलेटेड है लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ना, ये कोई आज की टेक्निक नहीं है, बहुत पुराने, जब से खेती चली आ रही है तब से प्लांट ब्रीडिंग चली आ रही है, लेकिन इसके बारे में साइंटिफिकली नॉलेज नहीं थी। किसान बहुत शुरू से हाइब्रिड बनाते आ रहे हैं, प्लांट्स की क्रॉसिंग करते आ रहे हैं, ठीक है, नए नए प्लांट्स बन रहे हैं, लेकिन उसके पहले साइंटिफिकली इसके बारे में कुछ ज्यादा उन्हें मालूम नहीं था। बट आज जो साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है, प्लांट ब्रीडिंग इज अ वेरी एडवांस टेक्निक, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हो, मान लो ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, दिस इज लुकिंग लाइक अ मशरूम, बट ये प्लांट ड्रॉ किया है मैंने, प्लांट ए और प्लांट बी। आप इनको क्रॉस कराते हो और आप एक सी नाम का कोई ऐसा प्लांट ढूंढ रहे हो जिसमें इसके भी कैरेक्टर हो और इसके भी कैरेक्टर हो। दिस इज नोन एज द प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। ये बेसिक है प्लांट ब्रीडिंग का। जब ये प्लांट ब्रीडिंग की जाती है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन और प्लांट ब्रीडिंग में वही डिफरेंस है बेटा जो मैंने अभी आपको बताया। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में प्रोटोप्लास्ट फ्यूज कर देते हैं हम, ठीक है, और सोमैटिक हाइब्रिड्स बनाते हैं, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जीन्स के मिक्स मैच करते हैं। अब इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको इसके डिफरेंस भी अच्छे से लिखवा दूंगी। तो है वही टिश्यू कल्चर में, और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग प्रॉपर स्टेप्स में की जाती है। प्लांट ब्रीडिंग के लिए दो अप्रोचेस यूज की जाती हैं। एक तो है ट्रेडिशनल मेथड जो सालों से चला आ रहा है, और एक जो आज की डेट में नया मेथड बन गया वो क्या है, मॉडर्न मेथड। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, दो डिफरेंट स्पीशीज बट क्लोजली रिलेटेड। यहाँ पे ना मैंने ये वर्ड गलत लिख दिया, पर्पसफुल मैनिपुलेशन आएगा, आप चेक कर लेना, इसको ठीक कर लेना। पर्पसफुल manipulation of the plants to modify the characteristics of the plant which are better suited for the cultivation, give the better yield and show the resistance to the disease। आपने जानबूझकर प्लांट्स के अंदर मैनिपुलेशन करी है, प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपने चेंज किया है ताकि आप यील्ड बढ़ा सको, कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सको, ऐसे ऐसे प्लांट्स बना सको जिसमें डिसीज ना लगती हो, इंसेक्ट और पेस्ट जिस पे अटैक ना करती हो। सिंपल है कि हम जब खेती करते हैं तो हर किसी की इच्छा होती है कि खेती इतनी अच्छी हो जहाँ पे कोई बीमारी ना लगती हो, कोई इंसेक्ट पेस्ट ना आते हो, ईल्ड बहुत ज्यादा आती हो, पैदावार ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, जो फसल होगी, जो फ्रूट होगी उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा हो। ये हर एक फार्मर की इच्छा है, ठीक है। और ये सब हम अचीव कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, नोबडी इज परफेक्ट, इसी तरह से एवरी प्लांट इज नॉट परफेक्ट। आप मिक्स मैच कर देते हो, उनको कंबाइन कर देते हो। तो दो मेथड्स हैं, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड में एक प्लांट लिया, दूसरा प्लांट लिया, दोनों को कंबाइन कर दिया, नया प्लांट उग गया। हिट एंड ट्रायल होता है, आपने 100 प्लांट उगाए तो कोई 2 प्लांट ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, ठीक है। मॉडर्न मेथड में क्या है, आप खुद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की हेल्प लेकर एक प्लांट के डीएनए को चेंज कर सकते हो, जीन्स को चेंज कर सकते हो, उसको म्यूटेट कर सकते हो। ये सब कुछ बायोटेक में आएगा कि कैसे किया जाता है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है एज ऑफ नाउ कि प्लांट ब्रीडिंग दो टेक्निक्स पे काम कर सकती है। फर्स्ट है कन्वेंशनल मेथड, यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। दूसरा है मॉडर्न मेथड। पुराने मेथड में क्या किया जाता था, सिंपल एक प्लांट लिया, दूसरा प्लांट लिया, क्रॉस कर दिया और नया प्लांट बना दिया। मान लो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है, ऐसे 100 ऑफ प्लांट्स ग्रो किए, ठीक है। उनमें से कोई 10 प्लांट्स ऐसे मिल गए जिसके पास इसके भी कैरेक्टर आ गए और इसके भी कैरेक्टर आ गए। एक तरीका तो ये है जो पुराना चला आ रहा है। एक तरीका ये है कि ये एक ए प्लांट है, ये एक बी प्लांट है, आपने इसके अंदर म्यूटेशन लेकर आई खुद से, आप जो चाहते हो वो कैरेक्टर इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए, फिर उसको दूसरे के साथ क्या किया, क्रॉस किया। दिस इज द मॉडर्न मेथड, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन्स के साथ इंजीनियरिंग करना, जीन्स के साथ छेड़खानी करना इज नोन एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है।
ये आगे आगे आपको डिटेल में समझ में आएगा। अभी मैं आपको सिर्फ ये बताने जा रही हूँ कि प्लांट ब्रीडिंग के मेन एम क्या है। ईल्ड को बढ़ाना, ईल्ड का मतलब होता है पैदावार, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी और ईल्ड वन एंड दी सेम थिंग। ईल्ड को बढ़ाना और क्वालिटीज को इंप्रूव करना, बात तो वहीं आ गई ना। क्वांटिटी चाहिए प्लस क्या चाहिए, क्वालिटी, ठीक है। इसकी नीड क्यों बढ़ी, तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फूड की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एग्रीकल्चर लैंड लिमिटेड है, मेनी पीपल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उसकी वजह से मिल रहे हैं। तो इसीलिए प्लांट ब्रीडिंग की जरूरत पड़ी। पहले क्या था, हमारे जो स्टेपल फूड है, मेन फूड क्या है, वीट और राइस, इतना फूड नहीं पैदा होता था कि पूरी दुनिया को न्यूट्रिशन मिल सके। MS स्वामीनाथन, इनका नाम बहुत फेमस है, ये वीट की नई वेराइटीज लेकर आए थे, राइस की नई वेराइटीज लेकर आए थे, जिससे फूड की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सबको न्यूट्रिशन मिलने लगा था। दिस इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ईल्ड बढ़ानी है हमें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खाना मिले, क्वालिटी बढ़ानी है ताकि सारे लोगों को न्यूट्रिशन भी मिले। अब तक मैंने बताया आपको प्लांट ब्रीडिंग क्या है, पर्पसफुल मैनिपुलेशन करना, दो प्लांट्स लो, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को मिक्स कर दो, मैनिपुलेट कर दिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को ताकि ईल्ड बढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हों, डिसीज ना लगे, पेस्ट और इंसेक्ट का रेजिस्टेंस हो उसके अंदर, अच्छी अच्छी क्वालिटीज हम उसके अंदर डाल सकें। दिस इज द प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। मेन एम क्या है हमारा, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी को इंप्रूव करना। जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तो हमें ईल्ड बढ़ानी बहुत जरूरी है। खाना मिल रहा है तो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो हमें क्वालिटी बढ़ानी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दिस इज बिकॉज की प्लांट ब्रीडिंग की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। दो मेथड्स हम यूज करते हैं इसमें, कन्वेंशनल मेथड जो पुराने जमाने से चला आ रहा है, कि जो उसमें कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है कि जो चले आ रहे हैं फीचर्स आप उन्हीं को कंबाइन कर दो बस। मॉडर्न मेथड का मतलब है आप नए कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। अब ध्यान से इसके स्टेप्स को समझना, फिर मैं आपको एनिमेशन से समझाऊंगी कि प्लांट ब्रीडिंग जो होती है वो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, कोई एक स्टेप का एक दिन का काम नहीं है। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ब्रीडर्स होते हैं। ब्रीडर समझ गए हो आप, ऐसे ब्रीडर्स जो प्लांट ब्रीडिंग कराते हैं, जो इसके साथ डील करते हैं, डिपार्टमेंट है पूरा, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। HAU चले जाओ, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में चले जाओ, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है वहां का, डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। वहां यही काम किया जाता है, गेहूं की नई वेराइटीज कैसे बनानी है, राइस की नई वेराइटीज कैसे बनानी है, बाजरा है, ज्वार है, जो जो मेन खाना हम यूज करते हैं उसको कैसे कैसे इंप्रूव करना है, साइंटिस्ट यही काम करते हैं। वहाँ जेनेटिक्स वाले साइंटिस्ट भी हैं, ब्रीडर्स भी हैं। जेनेटिक्स वाले लैब में काम करके जीन्स के साथ छेड़खानी करते हैं, प्लांट ब्रीडर्स खेतों में उसको ग्रो करते हैं, तब जाके फार्मर्स को हम नई वेराइटीज के बारे में बता सकते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग जो है वो 5 स्टेप्स का एक प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप कहता है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, इसको ध्यान से समझो। मान लो कि हम राइस पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है, राइस पे काम करना है हमें। राइस पे काम करने का मतलब है हमें राइस की ऐसी ऐसी वेराइटीज बनानी है जिसकी क्वालिटी भी ज्यादा हो और क्वांटिटी भी ज्यादा होती हो, राइट। आप ऐसे ही काम शुरू कर दोगे, नहीं, आप पहला स्टेप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। बुक से इसको पढ़ लेना, पहले इसको समझो। हम क्या करेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां भी राइस उगता है, पूरे वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज में, जितनी स्टेट में, जितने गांव में राइस उगता है, हम उसका सीड इकट्ठा करेंगे। समझ रहे हो कि वेरिएबिलिटी होनी चाहिए हमारे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये काम एक इंसान खुद नहीं कर सकता, इंस्टीट्यूट होते हैं जो ये काम करते हैं, लाइब्रेरी बनी हुई होती है, जैसे बुक्स की लाइब्रेरी होती है ना, जहाँ तरह तरह की बुक्स मिलती हैं, ऐसे ही जर्म प्लाज्म की भी क्या होती है, लाइब्रेरी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का मतलब है आप जिस क्रॉप पे काम करने जा रहे हो उसकी सारी वेरिएबिलिटी आपको क्या करनी है, कलेक्ट करनी है। जगह जगह जितने एरियाज में इस वर्ल्ड के अंदर जहां जहां वो क्रॉप उगती है, आपको क्या करना है, वहां से वो सैंपल लेकर आने हैं, उसके जो सीड्स हैं वो आपको क्या करने हैं, कलेक्ट करनी है, राइट। दिस इज नोन एज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। इसका पर्पस क्या होगा
कि जीन्स क्या होते हैं, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल ऑफ द कैरेक्टर्स। आपको पता है हम में भी जीन्स होते हैं, प्लांट में भी जीन्स होते हैं, प्लांट लंबा है, छोटा है, फूल कैसा है, वो सारे उसके जीन्स डिसाइड करेंगे। एक जीन की दो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैं जेनेटिक्स में कराऊंगी, आगे आएगा। वो दो अल्टरनेट यूनिट क्या कहती हैं, एलील्स। देखो हाइट एक जीन है, ठीक है, हाइट टॉल भी हो सकती है, हाइट शॉर्ट भी हो सकती है, तो ये दोनों उसके क्या हैं, अलील्स। एक जीन आपके कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसकी दो अल्टरनेट फॉर्म्स को आप क्या कहते हो, एलील्स, ठीक है। तो जीन्स और एलील की डेफिनेशंस पहले आपको पता होनी चाहिए, उसको पढ़ोगे आप। जर्म प्लाज्म कलेक्शन का मतलब होता है, जर्म से यहाँ मतलब होता है, जर्म्स का मतलब यहाँ पे कीड़े मकोड़े नहीं है, जर्म का मतलब है यहाँ पर जीन्स, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द प्लांट्स, all the seeds of the given crop, ठीक है। This collection will be having all the diverse alleles of all the genes of that particular crop, ठीक है। ताकि हमें सिंपल सी बात है, इसको इतनी डेफिनेशन से अभी समझ में नहीं आएगा। सपोज हम राइस पे काम करने जा रहे हैं, प्लांट ब्रीडिंग करने जा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ानी है और क्वांटिटी बढ़ानी है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में जिस जगह पे भी राइस उगता है वहां से आपको राइस का सैंपल लाना होगा, उसके सीड्स रखने होंगे, आपको पता होगा कि ये उस जगह का राइस है, इसकी ये खासियत है, ये उस जगह का राइस है, इसकी ये खासियत है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, ठीक है। तब मतलब आप उसके सारे जीन्स ले आए हो, अगर आप सैंपल ले आए हो मतलब आप उसके जीन्स और उसके एलील ले आए हो, वैरायटी हो गई आपके पास इकट्ठी। हो सकता है कुछ वैरायटी ऐसी होगी जिसकी यील्ड ज्यादा हो लेकिन जो ड्रॉट के लिए रेजिस्टेंट ना हो, सूखा बर्दाश्त ना कर सके, कोई वैरायटी ऐसी होगी जिसकी यील्ड कम हो लेकिन रेजिस्टेंस पावर उसके ड्रॉट में ज्यादा हो, कुछ वैरायटीज ऐसी भी मिलेंगी जिसमें यील्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन क्वांटिटी नहीं है। तो आपको जगह जगह का राइस मिल गया, आपको ये पता है, जब ये लाइब्रेरी जर्म प्लाज्म की लाइब्रेरीज होती हैं, वो कलेक्ट किए होते हैं, वहां पे सैंपल नाम लिखा होता है, ये राइस उस जगह का है, इसमें ये स्पेशल फीचर्स है, ठीक है। तो अब आप देख लोगे कि आपको कौन से फीचर्स चाहिए, ठीक है, आप वो वाले सैंपल उठाओगे कंबाइन करने के लिए, ठीक है। ये वाला एक जगह का आपको मान लो गुजरात का राइस मिला आपको, उस गुजरात के राइस में क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, विटामिन ए भी है, टेस्ट भी है, कलर भी बहुत अच्छा है। फिर आपको मिल गया पंजाब का राइस, ठीक है, इस पंजाब के राइस की यील्ड बहुत ज्यादा है। अब आपने उस सारे सैंपल में से ये डिसाइड कर लिया कि मैं गुजरात वाले को और पंजाब वाले को यूज करूंगा, ठीक है, और मैं इनको मिक्स करके एक ऐसी वैरायटी बनाऊंगा जिसका कलर अच्छा हो, जिसका टेस्ट अच्छा हो, जिसकी यील्ड अच्छी हो। कहने का मतलब है गुजरात वाले पंजाब वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कंबाइन हो जाए। समझ में आ रहा है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी क्या कहती है कि एक सैंपल, एक क्रॉप जिस पे आप काम करने जा रहे हो, पूरे जगह से, पूरे वर्ल्ड से आपको पहले उसका सैंपल इकट्ठा करना होगा, थोड़ा थोड़ा सा सैंपल लाओगे, सीड लाओगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी करनी है आपको, ठीक है। अब आपने उसकी सारी नॉलेज ले ली कि इस पूरी दुनिया में इस जगह पे राइस उगता है, वहां के राइस की ये खासियत है, वहां के राइस की ये खासियत है, ठीक है, हो गया। सेकेंड स्टेप में आप आते हो इवेल्युएशन ऑफ द जर्म प्लाज्म कलेक्शन एंड द सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स। अब आपने 100 सैंपल कलेक्ट कर लिए, क्या 100 सैंपल में आप काम करोगे? इतना नहीं काम कर सकते हैं हम। 100 सैंपल हमने कलेक्ट कर लिए, हमें तो उसमें से 2 पेरेंट चूज करने हैं, एक हम मेल की तरह यूज कर लेंगे, कोई भी हम एक फीमेल की तरह यूज कर लेंगे, हमें सिर्फ 2 पेरेंट्स को उसके अंदर से चूज करना है। तो सेकेंड स्टेप आता है इवेल्युएट करना, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, जर्म प्लाज्म इकट्ठा कर लिया, सैंपल्स ले आए, एक तरह से उनके जीन्स ले आए। आप जीन्स निकाल निकाल के नहीं लाओगे, आप सैंपल ला रहे हो, इट मीन्स कि आपके पास उसका सारा कलेक्शन आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास सारे आ गए। अब आप क्या करोगे, उसका इवेल्युएशन करोगे। इवेल्युएशन का ये एक किसान ये काम नहीं करता है, ये बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में काम किए जाते हैं। इवेल्युएट करोगे, इवेल्युएट का मतलब होता है उसकी जांच पड़ताल करना। जर्म प्लाज्म कलेक्ट तो हो गया था, आपने उसकी वैल्यूएशन करनी है, उसके बारे में सारा कुछ पता करना है। अब आपको उसके पेरेंट्स जो है वो डिसाइड करने हैं। कैसे करोगे, क्योंकि जब आप लाओगे ना सैंपल में, अभी आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगी, उसमें उसकी सारी डिटेल मेंशन होगी, ठीक है। आप देख लेना, जैसे आपको मिल गया कि एक गुजरात वाला
और एक पंजाब वाला। आपने सारी इवैल्यूएशन कर ली, सारे कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर लिए, आप इस कंक्लूजन में निकले कि हाँ, गुजरात के राइस के पास और पंजाब में उगने वाले राइस के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें तो ये चाहिए, हमारे लिए तो ये अच्छे हैं, तो हम इन दो को चुन लेंगे आगे काम करने के लिए। पहले हम सारा सैंपल लाए, हर जगह से सबको इवेल्युएट किया। अब हमने ये देखना है कि कौन से 2 जगह 3 जगह, कोई मैक्सिमम आप ले सकते हो जिसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको रियल में चाहिए। ठीक है, आपने चूज कर लिए, उनको क्या करोगे, उन बीज है आपके पास, उसको फील्ड में ले जाके आप ग्रो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसका नंबर बढ़ाओगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप देखोगे कि उस पर कोई सूखे का असर तो नहीं हो रहा, कोई पैथोजन का अटैक तो नहीं हो रहा। ठीक है, मतलब हर तरह से उसकी जांच पड़ताल करोगे कि मैंने ये सैंपल तो चुन लिए, क्या मैं इस पे काम कर सकता हूँ, क्या ये ठीक से ग्रो करता है, क्या इस पे कोई डिसीज तो नहीं आ रही, कुछ गलती तो नहीं है कहीं पे। फिर इसको लेबोरेटरी कंडीशंस में साइंटिस्ट भी टेस्ट करते हैं कि वो सैंपल ठीक है या नहीं है। फिर डिसाइड हो गया कि हाँ चलो भाई ये दोनों हर तरफ से एकदम ठीक है, डिसीज नहीं आ रही, ग्रो कर सकते हो, लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया है। फिर इनको बहुत लंबे समय तक, लगभग 6 से 8 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेट करते हैं। सेल्फ पॉलिनेट का मतलब होता है कोई क्रॉसिंग नहीं करनी, इनको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया ताकि हमें क्या मिल जाए, प्योर लाइंस। मैंने आपको बताया था प्योर लाइंस का मतलब क्या होता है। प्योर लाइंस का मतलब होता है कि जब सेम कैरेक्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आने लग जाए। समझ रहे हो, पहला स्टेप क्या था, कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, जगह जगह से सैंपल लाकर इकट्ठा कर दिया आपने, लाइब्रेरी से सैंपल ले आए। सेकेंड स्टेप में क्या था, उन सैंपल्स का एनालिसिस किया, इवेल्युएट किया, डिसाइड कर लिया कि मुझे तो बस ये 2 जगह का सैंपल चाहिए क्योंकि इन दोनों में वो क्वालिटीज हैं जो हम चाहते हैं, कर लिया। फिर उसको फील्ड में हमने ग्रो करके देखा। पीडीएफ दिखाई दे रहा है आपको? पीडीएफ दिख रहा है आपको? यस मैम। मेरे यहाँ शो नहीं हो रहा है, आई डोंट नो क्या हो गया। अभी दिख रहा है? पीडीएफ दिख रहा है आपको? यस मैम। ठीक है, हमने उसको इवेल्युएट कर लिया, पेरेंट्स हमने डिसाइड कर लिए। ये एक बारी में अभी समझ में नहीं आएगा, मुझसे सुनो इसको कि कैसे कर रहे हो, फिर इसको पढ़ना। थर्ड देखो, पहले आपने कलेक्शन कर ली थी, जगह जगह से सैंपल ले आए, इवेल्युएट किया, लैब में चेक किया, फील्ड में ग्रो करके चेक किया, ओके टेस्टेड हो गया कि ये 2 पेरेंट्स हम यूज करने वाले हैं, राइट। अब उनको कई जनरेशन तक सीधा ग्रो करते हैं, हम सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करते उनके जीन्स के साथ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है वो खुद से ही पॉलिनेट कर रहे हैं। प्योर लाइंस आ गई कि जो कैरेक्टर उस प्लांट में थे, आने वाले प्लांट्स में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है, ये तो हो गई आपकी प्योर लाइंस। थर्ड स्टेप आता है एक्चुअल वाला, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। मान लो आपने ये प्लांट डिसाइड किया था, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ गुजरात का, मैंने ऐसे ही कोई एग्जांपल लिया है, ये दूसरा प्लांट था, इसकी आपने क्या करा दी, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। इससे जो नया प्लांट पैदा होगा उसको आप क्या कहोगे, हाइब्रिड प्लांट। हाइब्रिड प्लांट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि ये इसके और इसके रिकम्बाइन होने से बना है, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज द रिकॉम्बिनेंट। और इसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन, F1 जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इन दोनों को क्रॉस करा दिया गया, जो पहली जनरेशन आएगी वो क्या होगी, फर्स्ट जनरेशन। पहली बार जो प्लांट्स उगेंगे, हाइब्रिड्स प्रोजेनी भी बोलते हैं, मतलब उसकी जो प्रोजेनी है, बच्चे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जो आई है, दिस इज द प्रोजेनी। और आप इसको रिकॉम्बिनेंट भी कहोगे, ये सारी बातें सेम ही है। ठीक है, तो अब मान लो जैसे आपने एक प्लांट लिया, ये प्लांट में प्रोटीन ज्यादा था, ठीक है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी इसकी। दूसरा प्लांट लिया जिसमें डिसीज के टुवर्ड्स रेजिस्टेंस था, आपने इसको क्रॉस करा दिया और हाइब्रिड आ गया। अब पता है क्या होगा, इसमें एक जैसे लगभग 1000 प्लांट ग्रो, लगभग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स आप ग्रो करोगे। जरूरी नहीं है 1000 के 1000 में वो सब आ जाएगा जो आप चाहते हो, 1000 में सारा कुछ चेक करना पड़ता है। मुश्किल से कोई 50-60 प्लांट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें आपके सच में वो कैरेक्टरिस्टिक्स कंबाइन हो गए जो आप कंबाइन करना चाहते हो, राइट। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल का मेथड है, हमेशा सक्सेस मिलेगी ये कोई जरूरी नहीं है, तभी सालों लग जाते हैं एक नई वेराइटीज रिलीज करने में। ठीक है,
ये देखो इसमें स्टेप किया गया। पहला स्टेप क्या था, पेरेंट सिलेक्ट कर दिए। कोई भी प्लांट आप मेल की तरह, जैसे गुजरात और पंजाब के 2 चूज किए हैं, तो आप कोई भी मेल की तरह यूज कर सकते हो, कोई भी आप फीमेल की तरह यूज कर सकते हो। मेल फीमेल की तरफ यूज करने का मतलब क्या है कि जो आपने मेल की तरह यूज किया उसका आप क्या करोगे, इमेस्कुलेशन। देखो मान लो वो प्लांट जो है वो बाइसेक्सुअल है, उसमें मेल और फीमेल पार्ट भी है, ठीक है, आपको उसकी क्रॉसिंग करानी है। ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, आपको क्रॉस कराना है। आप ये कभी नहीं चाहते हो कि ये अपने आप में ही सेल्फ पॉलिनेट कर जाए और ये अपने आप में ही सेल्फ पॉलिनेट कर जाए। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि ये क्रॉस करे। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि इनको एक तरह से हैंडीकैप कर दिया जाता है। हैंडीकैप का मतलब है कि जो मेल प्लांट ले रहे हो आप, उसका मेल पार्ट ही हटा दिया गया, एंथर ही हटा दिए गए, ठीक है, एंथर हटा दिए गए। इस प्रोसेस को कहते हैं इमेस्कुलेशन। अब उसके पास मेल पार्ट नहीं है, पोलन ग्रेन उसके होंगे ही नहीं, तो उसके फीमेल पार्ट पे पोलन ग्रेन उसी के आएंगे तो चांस ही नहीं है। फिर उसके बाद उसका जो फीमेल पार्ट बच गया उसको कवर कर देते हैं, बैक लगा देते हैं। फीमेल पार्ट देखो 2 है, मेल पार्ट है और क्या है, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट हटा दिया, बचा फीमेल पार्ट। फीमेल पे किसी और पौधे के पोलन ग्रेन ना आ जाए, हवा से कुछ भी आ सकता है, इसको एक बैग लगा के क्या कर दिया, कवर कर दिया। फिर दूसरा जब मेच्योर हो गए, फिर जो प्लांट आपने मेल की तरह, ये तो वो प्लांट है जो आपने फीमेल की तरह यूज करना है, उसका आपने मेल पार्ट हटा दिया, ठीक है। दूसरा प्लांट, जैसे मान लो ये ए प्लांट था, इसका आपने मेल पार्ट रिमूव कर दिया, ओनली कौन सा बचा आपके पास, फीमेल, और इसको भी एक बैग से आपने ढक दिया। फिर आए बी पार्ट की बात। अब इसके मेल पार्ट का जैसे ही मेच्योर होगा, पोलन ग्रेन को निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसके पोलन ग्रेन ला करके स्पेशल उसके बैग के अंदर, बैग हटा के उसके फीमेल पार्ट पे डाल दिए जाते हैं। सिंपल है बहुत कि आपको 2 प्लांट्स के बीच में क्रॉसिंग करानी है। आप नहीं चाहते हो कि वो सेल्फ पॉलिनेट हो जाए। ये प्लांट है और एक क्या है, एक सेकेंड, ये प्लांट है और एक क्या है, ये वाला प्लांट। इसका हमने मेल पार्ट हटा दिया, फीमेल पार्ट को कवर कर दिया ताकि कोई और पोलन ग्रेन इस पे ना आए। अब इसके पोलन ग्रेन लेकर आओगे और इसी के ऊपर ही डालोगे ताकि सिर्फ ये दोनों ही क्रॉसिंग कर पाए, कोई और प्लांट का पोलन ग्रेन बीच में ना आ पाए। तो फिर जो सीड्स उगेंगे, इनसे जो सीड्स पैदा होंगे, जो फ्रूट्स पैदा होंगे, वो क्या होंगे, आपके हाइब्रिड। ये बहुत ज्यादा टीडियस प्रोसेस होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत बहुत ध्यान से ये प्रोसेस हमें करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है, मुझे नहीं लगता कि हम इस प्रोसेस को अभी कंटिन्यू कर पाएंगे। यहां तक का मैं आपको एक बार एनिमेशन शो करती हूँ। या मैं एक बार इसको कंप्लीट करती हूँ, आप इसको दोबारा पढ़ना, एनिमेशन तो हम कल भी देख सकते हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर हाइब्रिड्स। देखो आपको हमने क्या किया अभी कि फोर्सफुली, ये गुजरात का प्लांट था राइस का, और ये था पंजाब का, ठीक है। इसको हमने एज अ फीमेल यूज किया है और इसको हमने एज अ मेल यूज किया है। हमने इतने ध्यान से काम किया है कि इसके पोलन ग्रेन ही इस पे आने चाहिए, किसी और प्लांट के, इवन गुजरात वाले के खुद के भी पोलन ग्रेन इस पे आने ही नहीं चाहिए। तो हमने बड़े ध्यान से काम किया, कर लिया। अब जो नए प्लांट उगेंगे वो क्या होंगे, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब क्या है, जो इन दोनों के कंबाइन करने से बने हैं, राइट। तो ये हमारे पास आ गए हाइब्रिड। अब क्या सारे हाइब्रिड में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे जो हम चाहते हैं, नहीं, सबके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे जो हम चाहते हैं। तो अभी क्या करना होगा आपको, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सुपीरियर हाइब्रिड्स। आप चेक करोगे